एक ऐसा इंसान जिसके पास ना कोई आर्मी थी, ना कोई गवर्नमेंट पावर, ना कोई ऑफिशियल पोजीशन, फिर भी उसने अपनी सोच, हिम्मत और नॉन वायलेंस के बल पर दुनिया के सबसे पावरफुल एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज किया और आखिरकार उसे झुकने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा इंसान जिसके आइडियाज ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर को इंस्पायर किया, नेल्सन मंडेला को इंस्पायर किया, दलाई लामा को इंस्पायर किया, और फिर भी 5 बार नॉमिनेट होने के बाद भी उस इंसान को कभी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि 1948 जिस साल महात्मा गांधी की हत्या हुई, उस साल नोबेल कमेटी ने किसी को भी नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया। ऑफिशियल रीजन दिया गया, देयर वाज नो सुइटेबल लिविंग कैंडिडेट। कहानी शुरू होती है 1867 से, जब अल्फ्रेड नोबेल, एक स्वेडिश साइंटिस्ट और बिजनेसमैन, ने डायनामाइट इन्वेंट किया। ये एक ऐसा इन्वेंशन था जो माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और रेलवे जैसे डेवलपमेंट काम के लिए बनाया गया था। लेकिन वक्त के साथ इसी इन्वेंशन ने दुनिया को एक नई पावर दी, जो डेवलपमेंट भी कर सकती थी और डिस्ट्रक्शन भी। धीरे धीरे अल्फ्रेड नोबेल का डायनामाइट सिर्फ डेवलपमेंट का टूल नहीं रहा, बल्कि वार और डिस्ट्रक्शन का सिंबल बन गया। फिर आया अप्रैल 1888, उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। उनके भाई लुडविग नोबेल की डेथ हुई, लेकिन एक फ्रेंच न्यूज़पेपर ने गलती से अल्फ्रेड की ऑब्ituary पब्लिश कर दी। हेडलाइन थी, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। ये पढ़कर नोबेल को एक गहरा झटका लगा। क्या दुनिया उन्हें मौत के सौदागर के रूप में याद रखेंगी, या ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करने वाले इंसान के रूप में? इसी सवाल ने उनकी सोच बदल दी। 25 नवंबर 1895 को नोबेल ने अपनी विल साइन की और अपनी लगभग पूरी दौलत, लगभग 31 मिलियन स्वेडिश क्रोनर, एक प्राइज फंड में डाल दी। उन्होंने लिखा कि ये प्राइज उन लोगों को मिलेगा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और सबसे इम्पोर्टेंट पीस के लिए काम करेगा, जैसे नेशंस के बीच ब्रदरहुड बढ़ाना, आर्मीज को कम या खत्म करने की कोशिश करना, पीस कॉन्फ्रेंसेस को प्रमोट करना। यहीं से शुरू हुआ दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड, नोबेल पीस प्राइज की। 10 दिसंबर 1901 नोबेल की 5th डेथ एनिवर्सरी पर पहली बार ये प्राइज दिया गया, और पीस प्राइज देने की जिम्मेदारी दी गई नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी को, जो नॉर्वे की पार्लियामेंट अपॉइंट करती है, लेकिन अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन यहीं से असली कॉन्ट्रडिक्शन शुरू होता है। नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी का क्राइटेरिया क्लियर था, आर्मीज को कम या खत्म करना, देशों के बीच भाईचारा बढ़ाना और पीस एफर्ट्स को ऑर्गेनाइज करना। इसका मतलब कोई भी पॉलिटिकल लीडर या फ्रीडम फाइटर डायरेक्टली इस डेफिनेशन में फिट नहीं होता था, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई महात्मा गांधी के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा लीडर था जिन्होंने पॉलिटिक्स, फ्रीडम, स्ट्रगल और नॉन वायलेंस को एक साथ जोड़ा। महात्मा गांधी का मॉडल बिल्कुल अलग था, ना डिप्लोमेसी, ना ट्रीटीज, ना बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। उनका मॉडल सीधा और पावरफुल था, मास मोबिलाइजेशन, नॉन वायलेंस रेसिस्टेंस, सिविल डिसोबीडियंस, सॉल्ट मार्च, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे मूवमेंट ने ब्रिटिश एम्पायर को हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसा मॉडल था जिसमें बिना हिंसा के सिर्फ लोगों की एकजुटता और हिम्मत से दुनिया के सबसे पावरफुल एम्पायर को चैलेंज किया गया। यानी गांधी कैटेगरी के बाहर थे और कम्युनिटी कैटेगरी के अंदर सोच रही थी। ईयर 1937, गांधी 68 साल के हैं। इंडिया पे ब्रिटिश रूल चल रहा है, देश में नॉन वायलेंस रेसिस्टेंस की लहर चल रही है, पूरी दुनिया गांधी को जानती है। और तभी नॉर्वे के एक पार्लियामेंट मेंबर पॉल कोल्बर जॉनसन ने गांधी को नोबेल पीस प्राइज के लिए फर्स्ट टाइम नॉमिनेट किया। कमिटी ने एक एक्सपर्ट से रिपोर्ट मांगी, और वो एक्सपर्ट था प्रोफेसर जैकब वॉर्म मुलर। उन्होंने गांधी की लाइफ का पूरा स्टडी किया और अपनी रिपोर्ट में लिखा, वो अनडाउटेडली एक अच्छे, नोबेल और एस्थेटिक इंसान है, एक प्रोमिनेंट मैन जो इंडिया के लोग सम्मान और प्यार करते हैं। लेकिन उनकी पॉलिसीज में शार्प टर्न्स आते हैं जो उनके फॉलोअर्स भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। वो एक फ्रीडम फाइटर है और एक डिक्टेटर भी, एक आइडियलिस्ट और एक नेशनलिस्ट थे। अक्सर वो क्रिस्ट जैसे लगते हैं, लेकिन कभी कभी अचानक एक ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन बन जाते हैं। एक बार सोच के देखो, इस साल कमिटी ने गांधी को नोबेल प्राइज नहीं दिया, प्राइज गया विस्कॉन सेल ऑफ सेलउड को, एक ब्रिटिश डिप्लोमेट को जो लीग ऑफ नेशंस के लिए काम करते थे। ईयर 1938,
इस बार सेकेंड टाइम गांधी को नॉमिनेट किया गया ओले कॉल्बर्ट जॉनसन के द्वारा। फिर वही कमिटी, उसी मेंबर का सेम रिपोर्ट रेफरेंस किया गया। इस बार भी अवार्ड नहीं मिला। 1939 में महात्मा गांधी को तीसरी बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन इस बार दुनिया एक बड़े क्राइसिस से गुजर रही थी। सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई। इसके बाद नोबेल कमेटी का पूरा फोकस यूरोप के पीस एफर्ट पर शिफ्ट हो गया। रिजल्ट, गांधी की नॉमिनेशन एक बार फिर इग्नोर कर दी गई। इतना ही नहीं, उन्हें शॉर्टलिस्ट में भी जगह नहीं मिला। ये सिर्फ एक रिजेक्शन नहीं था, बल्कि एक ऐसा पल था जहां ग्लोबल पॉलिटिक्स ने एक ग्लोबल पीस आइकन को इग्नोर कर दिया। फिर आया 1947, एक ऐसा साल जिसने इंडिया की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन साथ ही हुआ पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए। इस बात के साथ ही शुरू हुई हिंसा, डर और अफरा तफरी। बॉर्डर के दोनों तरफ लोग मारे गए, पूरी की पूरी फैमिलीज टूट गई और लाखों लोग अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पहचान छोड़कर नई जगह पर बसने के मजबूर हो गए। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिवीजन नहीं था, ये इंसानियत के इतिहास का सबसे दर्दनाक माइग्रेशन था, जहां आजादी के साथ ही दर्द और जुदाई भी लिखी गई। इस बार महात्मा गांधी को नॉमिनेट किया गया इंडिया के अपने टॉप लीडर्स, बीजी खेर जो बॉम्बे के प्राइम मिनिस्टर थे, गोविंद बल्लभ पंत जो यूनाइटेड प्रोविंस के प्रीमियर थे, और जीवी मावलंकर जो इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट थे। इन सब ने मिलकर एक ऑफिशियल टेलीग्राम के थ्रू नोबेल कमेटी को गांधी का नॉमिनेशन भेजा। इस बार कमेटी के एडवाइजर थे जेम्स अरूप सेठ, जो एक हिस्टोरियन थे। उन्होंने महात्मा गांधी पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट लिखी जो काफी पॉजिटिव थी। उन्होंने हाईलाइट किया कि पार्टीशन के बाद भी गांधी ने अपने नॉन वायलेंस के आइडियल्स को नहीं छोड़ा। उनके रोल को 3 बड़े कॉन्फ्लिक्ट में एनालाइज किया गया: ब्रिटिश के खिलाफ फ्रीडम स्ट्रगल, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इंडिया की पोजीशन, और हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लेशेस। एडवाइजर का रिपोर्ट गांधी के फेवर में ही था, लेकिन एक खबर ने ये रिपोर्ट भी गलत साबित कर दी। एक प्रेयर मीटिंग में गांधी का एक स्टेटमेंट आया जिसे रीयूटर्स ने रिपोर्ट किया था। उस स्टेटमेंट में ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान अपनी गलती नहीं मानता तो इंडिया को वार के लिए जाना पड़ेगा। अगर ये कॉन्टेक्स्ट इंडिया के फेवर में देखा जाए तो गांधी हिंदू रिफ्यूजीज की सुरक्षा की बात कर रहे थे, लेकिन नॉर्वे में बैठे नोबेल कमेटी के मेंबर्स को एक ही सवाल दिखा: क्या गांधी जो दुनिया को नॉन वायलेंस सिखा रहे थे अब खुद वार सपोर्ट करने लगे? 27 सितंबर 1947 को द टाइम्स न्यूज़पेपर ने एक हेडलाइन छापा, मिस्टर गांधी ऑन वार विद पाकिस्तान। इसी खबर ने नोबेल कमेटी के मेंबर्स को डाउट पक्का कर दिया। कमेटी के चेयरमैन गुनर जन ने अपनी पर्सनल डायरी में लिखा, गांधी शांति का प्रसारक नहीं, पहले एक पैट्रियट है। ही इज एन एक्सीलेंट जूरिस्ट एंड ए लॉयर। इसके बाद 5 मेंबर में से 3 गांधी के खिलाफ हो गए, और इसके बाद कमेटी ने बिना किसी विरोध के डिसाइड किया कि 1947 का पीस प्राइज दिया जाएगा क्वेकर्स को, एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन को जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ह्यूमैनिटेरियन वर्क करते हुए हजारों लोगों की जान बचाई और उन्हें जरूरी मदद पहुंचाई। इस बार भी गांधी के हाथ प्राइज नहीं आया। और आता है 1948, गांधी के जीवन का अंतिम अध्याय। उस टाइम गांधी दिल्ली में थे। पार्टीशन के बाद हिंदू मुस्लिम के बीच से बढ़ते वायलेंस को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उनका एक ही मकसद था, दोनों कम्युनिटीज के बीच वायलेंस को खत्म करना और पीस को लाना। उसी साल जनवरी महीने में नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी को गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज देने के लिए 6 अलग अलग नामांकन पत्र मिले। नॉमिनेशंस आया था फॉर्मर नोबेल प्राइज विनर एमिली ग्रीन बेल्स की तरफ से, क्विकर की तरफ से, और कोलंबियन यूनिवर्सिटी के फिलोसफी प्रोफेसर की तरफ से, और बॉर्डियोक्स यूनिवर्सिटी के लॉ प्रोफेसर की तरफ से। 30 जनवरी 1948 नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी पर 3 गोलियां चलाकर हत्या कर दी और देश ने अपना सबसे बड़ा नेता खो दिया। सिर्फ 2 दिन बाद 1 फरवरी 1948 को नॉमिनेशंस की क्लोजिंग डेट थी, लेकिन गांधी की मौत ने इतिहास को एक ऐसा मोड़ दे दिया जहां उनका नाम आखिरी पल तक पहुंचते पहुंचते रह गया। टेक्निकली देखा जाए तो कमेटी के पास उनका नाम कंसीडर करने का वक्त भी था। कमेटी के एक मेंबर ऑक्टेडल चाहते थे कि गांधी को मरणोपरांत अवार्ड दिया जाए, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रैक्टिकल थी।
गांधी किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े नहीं थे, उनके पास कोई पर्सनल प्रॉपर्टी भी नहीं थी और उन्होंने कोई विल भी नहीं बनाया था। अगर नोबेल प्राइज दिया जाता तो उसका प्राइज किसको मिलता, ये एक सवाल आज भी खड़ा है। इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए नोबेल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ऑगस्ट चाउ ने लॉयर ओली टोरले फ्रोएट से कंसल्ट किया। उनका कहना था कि टेक्निकली ये पॉसिबल है, लेकिन स्वेडिश अवार्ड इंस्टीट्यूट का मानना था कि मरणोपरांत अवार्ड तभी दिया जाना चाहिए जब कैंडिडेट के डेथ कमेटी के फाइनल डिसीजन के बाद हो। और फिर 18 नवंबर 1948 को नोबेल कमेटी ने ये डिसाइड किया कि इस साल नोबेल पीस प्राइज किसी को नहीं दिया जाएगा। ऑफिशियल रीजन बताया गया, देयर वाज नो सुइटेबल लिविंग कैंडिडेट। ये कहानी यही खत्म नहीं होती। सालों बाद नोबेल कमेटी ने खुद माना कि महात्मा गांधी को पीस प्राइज ना देना हिस्ट्री की सबसे बड़ी भूल थी। इसीलिए 1989 में जब दलाई लामा को नोबेल पीस प्राइज दिया गया, तब कमेटी चेयरमैन ने कहा कि ये अवार्ड किसी हद तक महात्मा गांधी की याद को भी समर्पित है। फिर 1999 में नोबेल इंस्टीट्यूट के एडिटर अरविंद कन्नेसन ने अपने आर्टिकल महात्मा गांधी द मिसिंग लॉरिएट में लिखा कि पीछे मुड़कर देखने पर ये साफ लगता है कि गांधी ही उस समय के असली हकदार थे, लेकिन उस वक्त कमेटी की सोच शायद बहुत सीमित रही होगी। आज भी ये कहानी एक गहरा सवाल छोड़ रहा है, क्या दुनिया ने अपने सबसे बड़े शांति के प्रतीक को पहचानने में देरी कर दी? 125 साल की हिस्ट्री में शायद नोबेल कमेटी की यही सबसे बड़ी चूक थी। नोबेल कमेटी ने उन सब लोगों को नोबेल पीस प्राइज दिया जो महात्मा गांधी की सोच पर प्रेरित थे। 1964 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को, ऑंग सान सू की को 1991 में, नेल्सन मंडेला को 1993 में और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया। उन्होंने गांधी की फिलोसफी पर चलकर दुनिया बदली और उन्हें नोबेल मिला, लेकिन जिस आदमी ने ये रास्ता दिखाया उसे कभी नोबेल नहीं मिला। जब हम असली रीजन को देखते हैं तो ये कहानी और भी कॉम्प्लेक्स लगती है, क्योंकि नैरो डेफिनेशन ऑफ पीस के चलते महात्मा गांधी को ये नोबेल प्राइज नहीं मिला, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की विल में पीस का मतलब काफी स्पेसिफिक था, आर्मीज को कम करना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करना। लेकिन महात्मा गांधी एक फ्रीडम फाइटर और पेट्रियट थे, जिनकी अप्रोच ट्रेडिशनल पीस वर्कर कैटेगरी में फिट नहीं बैठी। सेकेंड रीजन देखा जाए तो 1947 का स्टेटमेंट कंट्रोवर्सी, जहां गांधी के एक स्टेटमेंट ने डाउट क्रिएट किया और जिसके चलते उन्हें उस साल रिजेक्ट कर दिया गया। थर्ड रीजन देखा जाए तो 1948 में गांधी की हत्या नॉमिनेशन क्लोजिंग से सिर्फ 2 दिन पहले हुई। टेक्निकली अवार्ड दिया जा सकता था, लेकिन उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन, विल या प्रॉपर्टी नहीं थी, इसलिए प्राइज का पैसा किसको दिया जाए, ये एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल बन गया। रीजन 4 को एनालाइज करने पर मिलता है, उस दौर में नोबेल कमेटी का फोकस ज्यादा यूरोप और अमेरिका तक सीमित था। एक नॉन यूरोपियन लीडर होने के वजह से गांधी को समझने में भी उनकी सोच शायद कम पड़ गई। इन सब रीजन को जोड़ने पर एक ही बात सामने आती है कि गांधी नोबेल के स्टैंडर्ड में फिट नहीं हुए, बल्कि नोबेल उस लेवल तक पहुंच नहीं पाया जहां गांधी खड़े थे। सबसे बड़ी बात यह है कि महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज नहीं मिला, लेकिन क्या इससे उनकी ग्रेटनेस कम हो जाती है? 1999 में नोबेल इंस्टीट्यूट के सर्वे ने 20th सेंचुरी के सबसे इम्पोर्टेंट पीस फिगर में गांधी का नाम सबसे ऊपर था। ना कोई नोबेल प्राइज विनर, ना कोई पॉलिटिशियन उनसे आगे थे। ये एक ऐसी आयरनी है जहां नोबेल जीतने वाले खुद कहते हैं कि उनका काम गांधी की सोच से प्रेरित है। एक ऐसा इंसान जिसके पास ना ऑर्गेनाइजेशन थी, ना प्रॉपर्टी, ना विल, फिर भी उनकी लिगेसी दुनिया भर में जिंदा है। सच ये है कि नोबेल प्राइज किसी इंसान की ग्रेटनेस डिसाइड नहीं करता। ग्रेटनेस उस असर से मापी जाती है जो उस इंसान के बाद भी दुनिया पर बना रहे। और गांधी का असर ऐसा था कि उनके रास्ते पर सिर्फ लोग नहीं, पूरी जनरेशन चल चुकी है और आज भी चल रही है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या आपको लगता है कि गांधी को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए था? थैंक यू।